हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि श्वसन किस प्रकार होता है, कॉकरोच दूसरे जीव जंतुओं में, केंचुओं में श्वसन किस प्रकार होता है, मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है। तो आज हम पढ़ेंगे जल में श्वसन, यानी जल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जल में श्वसन। जल में श्वसन, क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं? नहीं। क्या जीवित रह सकते हैं जल में श्वसन लेते हुए? हाँ, कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए रह सकते हैं, परंतु हमारा शरीर जो जल में श्वास लेने के लिए नहीं बना है। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं और श्वास लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, हमने ये पढ़ना है। अब मैंने पिछले जो आप कक्षा थी, 6ठी कक्षा, उसमें आपको पढ़ा है कि मछलियों में क्या होते हैं, गिल्स या क्लोम होते हैं। अब क्लोम, ये इनकी खास बात क्या होती है कि जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको यह आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। क्लोम त्वचा के बाहर की ओर होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये बाहर की ओर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास लेते हैं। तो क्लोम में रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो संख्या में अधिक होती हैं और गैस के आदान प्रदान में सहायता करती हैं। तो क्या होता है, जल में जो रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके अंदर होते हैं गिल्स या क्लोम्स, जैसे मछलियों में है। इनसे क्या होता है, ये सांस आसानी से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण करते हैं और श्वास लेते हैं। तो ये था जल में श्वसन। उसके बाद आता है पादप में श्वसन। क्या पौधे भी सांस लेते हैं? अब मुझे आप बताओ, क्या पौधे सांस लेते हैं? नहीं, पौधे सांस लेते हैं। तो कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं कि पौधे सांस लेते हैं। ये वायु में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इसकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल विखंडन करने में होता है। पादप के प्रत्येक अंग वायु में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था, पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय सूत्र से रंध्र होते हैं। तो पौधे जो ऑक्सीजन श्वसन लेते हैं, पौधे भी श्वसन लेते हैं और क्या करते हैं, श्वसन छोड़ते हैं, ठीक है। तो पौधे, आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है पौधे जो है विभिन्न प्रकार की अपनी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं। रंध्र कहाँ होते हैं? रंध्र होते हैं आपके पौधों की पत्तियों की सतह पे, निचली सतह पे। पौधों की पत्तियों की निचली सतह होती है, वहाँ पे आपके छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। ये आप हायर क्लासों में 9वीं और 10वीं में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन रंध्रों से क्या होता है, सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब मूल मृदा कणों के बीच में खाली स्थानों यानी वायु अवकाशों के उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। चित्र 10.1 में ये जो मूल रोम है, यहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद यह फिर मृदा के कणों में, यानी जो हमारे चले जाते हैं वायु, इसमें मूल मृदा में, ठीक है। तो इस अध्याय में आप श्वसन के एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम को पढ़ा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविका हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जिसे वह श्वसन से प्राप्त करता है और श्वसन के लिए आवश्यकता होती है। तो ये आपका मूल मृदा यानी मिट्टी के कण है जिसमें वायु होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पौधे जो है वो भी सांस लेते हैं, जड़ों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने यह चैप्टर पूरा किया। उम्मीद है आप बच्चों को यह चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए अब इस चैप्टर के हम मुख्य शब्द पढ़ लेते हैं। वायु विश्लेषण क्या होता है? वायु की उपस्थिति में सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है। या दूसरे शब्दों में वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को विखंडन करने की प्रक्रिया। और वायु विश्लेषण क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन को विखंडित करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। श्वसन दर क्या होता है? 1 मिनट में श्वास जितनी बार लिए जाते हैं उसको श्वसन दर कही जाती है।
कोशिकीय श्वसन क्या होता है? कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है तो उसको श्वसन, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम जो है हमारे फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों के नीचे और पसली के नीचे जो एक डायाफ्राम होता है जो हमारे उदर को हमारे लंग से अलग करता है। उच्च श्वसन क्या होता है? उच्च श्वसन होता है आपका जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसको उच्च श्वसन कहते हैं। तो सांस को बाहर छोड़ते समय उच्च श्वसन में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन उसमें कम होती है। क्लोम क्या होता है? क्लोम जितने भी जलीय जीव हैं, जैसे मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया या कोई और, उनमें क्लोम होते हैं, फेफड़े गिल्स होते हैं जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के रूप में अंदर लेने में सहायता करते हैं। फेफड़े जो है मनुष्यों में फेफड़े होते हैं, जानवरों में भी, जीवों में भी फेफड़े होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ली जाती है और वो फूल जाते हैं। फिर वहाँ से द्वारा ऑक्सीजन जो है रक्त वाहिनियों द्वारा हमारे दूसरे भागों में पहुँचाई जाती है। श्वास नली, जब हमारी नथनों से श्वास हम लेते हैं तो वह हमारी ग्रसिका से होती हुई श्वास नली में जाती है। तो ग्रसिका और फेफड़ों के बीच के भाग को श्वास नली कहते हैं। अंतःश्वसन क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं शरीर में, उसको अंतःश्वसन कहते हैं। श्वास रंध्र क्या होते हैं? श्वास रंध्र आपके कॉकरोच तथा दूसरे जानवरों में होते हैं। वह पीछे वाले भाग में छिद्र होते हैं जहाँ से वह कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को बाहर छोड़ते हैं। श्वास प्रणाल क्या होता है? कॉकरोच में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियों का जाल होता है, उनको श्वास प्रणाल कहते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इस प्रकार ये प्रमुख शब्द थे इस चैप्टर के जो मैंने आपको समझाया। अब हम इस चैप्टर में सारांश पढ़ लेते हैं बच्चों कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा नंबर 1, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। ये आपको पता है, श्वसन जो है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। यह जीव द्वारा ली गई भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। ठीक है। दूसरा, हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन के लिए करते हैं। ये भी हो गया। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज का विखंडन यानी ग्लूकोज का टूटना जीव की कोशिकाओं में होता है, यानी शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको बोला जाता है कोशिकीय श्वसन। उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि भोजन या ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है, टूटता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति द्वारा टूटता है तो इसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है हमारा अत्यधिक व्यायाम करने समय हमारी पेशियां, मांसपेशियां जो है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। यानी जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो बाहर से हम ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं ले पाते, ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाते, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में पेशियों में जो ऊर्जा उपस्थित होती है उस विखंडन होता है और उसमें से हमें अवायवीय श्वसन यानी वहाँ से हवा की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में भोजन टूटता है और हमें ऊर्जा मिलती है। इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो ये प्रकार हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े और समझे। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि सांस लेना श्वसन का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर छोड़ता है। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि अंतःश्वसन या निःश्वसन के समय फेफड़े हमारे फैल जाते हैं और उच्च श्वसन के समय फेफड़े हमारे सिकुड़ जाते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने ये भी पढ़ा शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी जब हम कार्य करते हैं, अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। हमने यह भी पढ़ा गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में भी श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव की तरह ही होते हैं। ठीक है, उनमें श्वसन प्रक्रिया मनुष्य के समान होती है। इसके आगे हमने क्या पढ़ा कि केंचुओं में गैसों का आदान प्रदान उनकी नम त्वचा से होता है और मछलियों में इनके क्लोम के द्वारा और कॉकरोच में उनके रंध्र द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा पादपों में मूल यानी जड़ों के द्वारा,
मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो जड़ें होती है मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों के नन्हे छिद्रों द्वारा, जिनको हम रंध्र कहते हैं, वहाँ से भी वायु को ग्रहण करते हैं और उनमें से गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो इस प्रकार हमने यह चैप्टर पूरा पढ़ा और समझा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह यह समझ आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए।